जेडब्ल्यू मेन 2024 में किस तरह से पिछले 7 से 8 साल क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, उसका पूरी तरह से फुल डिटेल्ड एनालिसिस मैं करने वाला हूं आपके सामने। मैं फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और मैथ का भी एनालिसिस करके बताऊंगा कि पिछले तकरीबन 10 सालों में केमिस्ट्री और मैथ के क्या हाल रहे हैं। तो आपको पूरी एक पिक्चर आपके सामने मैं रख दूंगा, जिससे कि आपको ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनालिसिस के बाद मैं वीडियो के एंड में और बीच में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी किताबें करनी है जेडब्ल्यू मेन 2024 पर, कौन से चैप्टर्स है जो ऐसे हाई वेटेड चैप्टर्स है, इन पे आपने फोकस करना है। तो मैं आपको पिछले 10 साल का एनालिसिस देने वाला हूँ। ये मैंने कुछ एफर्ट किए अपने एनालिसिस पर। तो फिजिक्स की अगर बात करें, जैसे हमारी ये चैप्टर यहाँ लिखा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो पिछले तकरीबन 7-8 साल में इसकी तकरीबन 4.5% वेटेज रही है, क्योंकि काफी हाई एंड पे वेटेज है। डायमेंशंस टॉपिक पर लगभग 63 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो 52% वेटेज है इस टॉपिक की। इसमें आपका एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस निकालनी है, और स्पेशली आपको फोकस करना है कि जो डायमेंशंस के न्यूमेरिकल्स होते हैं, इक्वेशन वाले सवाल, कि आपको इक्वेशन दी होती है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस tx, आपको पूछा जाता है कि हाँ जी आपका k और ओमेगा की डायमेंशंस निकालो। तो ऐसी इक्वेशन वाले क्वेश्चन बहुत आए थे, तो या डिराइव करने वाले या आपकी करेक्टनेस वाले, ठीक है, तो इन पे या कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर, तो काफी उस पे सवाल पूछे गए हैं। फिर एरर्स के लगभग 34 सवाल आए हैं पिछले 7 से 10 सालों में, और उसकी वेटेज 70% रही है उस टॉपिक की वेटेज। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पे आप जो फोकस कीजिए, तो यूनिट्स और डायमेंशन वाले चैप्टर में ये 3 आपके हाई वेटेज चैप्टर्स है, इन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। ऐसी लोग वेक्टर्स की बात तो वेक्टर्स की ओवरऑल जो वेटेज रही है वो तकरीबन 1.5% रही है, और इसमें जो 3 मैंने देखे हैं, डॉट प्रोडक्ट पे 16% आए हैं, यानी 49% डॉट प्रोडक्ट की वेटेज। क्रॉस प्रोडक्ट में लगभग 4% आए, 15%, और मिसलेनियस में आपका रेजोल्यूशन पे हो गया, या कोई भी XYZ यूनिट वेक्टर का सवाल पूछ लिया आपको, या आपका जैसे कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी में 2 डायमेंशन में वेक्टर्स को इन्वॉल्व करके पूछ लिया। फिर मैं अगले चैप्टर्स की भी आपको वेटेज बताता हूँ, एक सेकंड। तो पहले बच्चों काइनेमेटिक्स की बात करो, तकरीबन 3% वेटेज रही है 8 से 10 सालों में। वॉशिंगटन ग्रेविटी पे लगभग ट्रेस को पूछे गए, वेरी हाई वेटेज है 40% की टॉपिक से। ग्राफ्स बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो 17 से 18 क्वेश्चन ग्राफ से पूछे गए हैं, लगभग इसकी 20 से 22% वेटेज है। वेरिएबल एक्सेलरेशन एक अच्छा टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक है, और जिसमें बच्चे की गरारियां फंसती हैं। प्यारे बच्चे याद रखना, जिसमें आपकी गरारी फंसे वही सवाल आपको आपकी आंखों में आगे मिलेगा। तो जो आपको डिफिकल्ट लगे वो आपने करना ही करना है। आसान तो सभी करते हैं, तो अगर आपको थोड़ा अलग दिखना है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को जो अटैक करना है, जिसमें आपकी आपके न्यूरॉन्स हिले, तो वही कोशिश करनी है आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे इससे सवाल हुए हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक ही आपका रैंक डिसाइड करते हैं, खास करके फिजिक्स में आपको बाकी बच्चों से, आम जनता से अलग करते हैं डिफिकल्ट टॉपिक। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले टॉपिक जैसे a डिपेंडेंट ऑन x, a डिपेंडेंट ऑन t, a डिपेंडेंट ऑन x हो तो a इज इक्वल टू v dv by dx का फंडे से हम करते हैं, a डिपेंडेंट ऑन t हो तो a इज इक्वल टू dv by dt के फंडे से करते हैं। हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल एक्सेलरेशन का, तो मेरे हिसाब से आप दिस इज द टॉपिक टू वॉच फॉर, राइट। बाकी कांस्टेंट एक्सेलरेशंस तो आप बहुत सिंपल है, जिसमें अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो आप कोई भी काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू u प्लस 18 log, राइट। तो इस पे लगभग 15 आंसर है, ये भी काफी वेटेज है, ठीक है। ऐसे ही कोरिलेशन वो तकरीबन 2% है। तो रिलेटिव क्वेश्चन आपको पता है, इट इज अ वेरी एनिग्मेटिक टॉपिक। इस रिलेटिव क्वेश्चन में खास करके आपने फोकस करना है कि एक स्विमर स्विम कर रहा है, तो वो शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे वो जो डायग्राम्स बनती है वेक्टर्स की, उस पर जरूर फोकस करना आपने, ठीक है। फिर रेन और मैन प्रॉब्लम, के रेन फॉल कर रही है या विंड हवा चल रही है, तो बताइए वो किस एंगल पर रेन महसूस करेगी वुमेन, तो अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे। तो ये समर वाले और अम्ब्रेला वाले हाईली डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इतना जरूर आपने फोकस करना है। प्रोजेक्टाइल वो से 8 क्वेश्चन आए हैं। प्रोजेक्टाइल में आपका चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन पे सवाल हो, चाहे वो बिल्डिंग पे चढ़कर पैरेलल फेंका हो, या अबाउट दी हॉरिजॉन्टल फेंका हो, मेकिंग एन एंगल थीटा, या ग्राउंड से फेंका हो, किसी भी तरह का सवाल प्रोजेक्टाइल से आ सकता है। प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने का केवल एक ही ट्रिक है कि आप x में इक्वेशन लगाइए और y में इक्वेशन लगाइए, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। x और y दोनों हर इंस्टेंट पर x और y को देखिए, तो बेसिक फंडा यही याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा वेटेज 4.5%, और खास करके ब्लॉक वाले लिस्ट बहुत आई है। नाउ देखा ब्लॉक ओवर ब्लॉक, तो केवल 45% वेटेज वो क्वेश्चंस की है जिनमें कोई ब्लॉक या तो रफ सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, या वो इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, या ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक पड़े हैं। तो ये ब्लॉक वाले क्वेश्चन और इसमें पूरी वाले ही मैं ऐड करने चाहता हूँ, तो आपने ये कभी भी मिस नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे देखिए, जो वर्क एनर्जी का टॉपिक है, इसमें ओवरऑल वेटेज 7 से 8 साल की 9% है। तो इसमें खासकर फोकस करना आपने स्प्रिंग्स वाले क्वेश्चन में, और 18 क्वेश्चन आए हैं और 24% इसकी वेटेज है। स्प्रिंग वाले क्वेश्चन, स्प्रिंग का तकरीबन हर क्वेश्चन, चाहे फ्रिक्शनलेस सरफेस हो,
चाहे आपका वो स्प्रिंग इंक्लाइंड प्लेन पे लगा हो, चाहे क्वेश्चन में फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो, तो एक ही फंडे से सॉल्व किया जाता है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे हाईली फोकस करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि किस तरह से लगानी है। अगर मान लीजिए कि इंक्लाइंड प्लेन सर्टेन एंगल थीटा पर है और उस पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसमें फ्रिक्शन भी है, तो वो ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, फिर स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पर उसको उल्टा धक्का मार के ऊपर भेज रहा है। तो ये नीचे आने और ऊपर जाने में वर्क एनर्जी थ्योरम में कौन कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही है। जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए तो ओवरऑल देखिए कि सिस्टम में कितनी फोर्सेस है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में जब ब्लॉक ऊपर से नीचे आएगा तो एक mg sin थीटा का वर्क होगा, प्लस फ्रिक्शन का वर्क होगा, प्लस जब वो स्प्रिंग को कोलाइड करेगा तो स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगी। ये तीन फोर्सेस वर्क करेंगे। इन तीनों फोर्सेस के कारण इस क्वेश्चन में ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो कुछ चलेगा नहीं रेस्ट से, और मैक्सिमम कंप्रेशन पर भी काइनेटिक जीरो होगी। एक क्वेश्चन ऊपर से नीचे ये बनेगी, जब वो नीचे से ऊपर जाएगा अगेन mg sin थीटा वर्क करेगी, अगेन स्प्रिंग फोर्स का वर्क हुआ, अगेन फ्रिक्शन का वर्क हुआ, अगेन इसमें नीचे से ऊपर जाने में उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन से चल रहा है वो, और सर्टेन हाइट पे आके जाओगे तब भी इसकी काइनेटिक जीरो होगी। तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाकर आपको शायद वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ ले या वो स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ ले। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और स्पेशली द कॉन्सेप्ट, द क्वेश्चन टू वॉच फॉर इज स्प्रिंग्स। स्प्रिंग का किसी भी तरह का सवाल हो, आप इस शानदार कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं। फिर इसमें पावर के क्वेश्चंस कि भाई एफिशिएंसी के आउटपुट बाय इनपुट, वो हाईली इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी में भी बहुत क्वेश्चंस दिए हैं उसके, तो उस पर फोकस करना है, राइट। फिर इस चैप्टर में आपका स्प्रिंग के ग्राफ्स है, एनर्जी कंजर्वेशन, पेंडुलम के क्वेश्चंस, भी एक पेंडुलम जा रहा है, सर्टेन हाइट यहाँ पहुंचा बताइए, उसके पास कितनी वेलोसिटी है, तो वही सारे क्वेश्चंस पे आपने फोकस करना है। तो फिर इसमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे भी सवाल आए हुए हैं, तो राइट। तो इस चैप्टर में स्प्रिंग्स पर 18% तो मैंने बताया, मेजर टॉपिक बता रहा हूँ। रोटेशन अगेंस्ट शाफ्ट का टॉपिक है, लगभग 4.5% वेटेज है, और देखिए 80+ सवाल आ चुके हैं आपके इतने 7-8 सालों में, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर सवाल टॉर्क में, टॉर्क का रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन एंड मोमेंट ऑफ रोलिंग मोशन, इन 4 टॉपिक्स पर बहुत बार सवाल आ चुके हैं। हाँ, लेकिन मैं शॉर्ट भी करना चाहूंगा, इसमें जो रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशन, रोटेशनल डायनामिक इक्वेशंस हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, इन पर भी सवाल नीट में तकरीबन हर साल आता ही आता है, तो उस पर भी आपने फोकस करना है। तो 72% वेटेज है, और ये रोटेशन बहुत शानदार जगह है। उसके बाद ग्रेविटेशन की बात हो, और ये रोटेशन से ज्यादा वेटेज ग्रेविटेशन दी है। ग्रेविटेशन है लिमिट रोटेशन इजी है, तो ज्यादातर सवाल किस पे है, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट ऑफ डेप्थ, या स्फेरिकल शेल के बहुत सवाल आए हैं। जब मैं स्फेरिकल शेल या स्फीयर की बात करता हूँ, ठीक है, इस पे आपको क्या पूछा जाता है, तो जो मैंने महसूस किया है, आपको सवाल ऐसे आते हैं कि भाई एक शेल है, शेल का मास है, शेल के अंदर भी एक मास पड़ा उसके सेंटर पर, बताइए अगर शेल का रेडियस r है, राइट, तो r/2 दूरी पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सवाल इसमें पूछे गए हैं, या कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो आपको पता है शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड तो 0 होती है, तो शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे होता है, राइट। तो इस लॉजिक से आपने क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के सवाल स्पेशली सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकल शेल के बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर इसमें आपका जो अगला फेवरेट सवाल होता है वो केपलर लॉ का है। केपलर लॉ में वो काइनेटिक एनर्जी या एंगुलर मोमेंटम बड़े सवाल बनाता है, या एरियल वेलोसिटी पे क्वेश्चन बनाता है। तो सैटेलाइट भी आपने करनी है, एस्केप वेलोसिटी भी करनी है, सारे टॉपिक आपकी रेंज में है। फिर एक इसमें बहुत शानदार सवाल है कि अगर एक सैटेलाइट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो उसको अगर इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में लेकर जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये बहुत सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें न्यूट्रल पॉइंट के सवाल पूछे गए हैं, वो स्पेशली एनसीईआरटी में एक बड़ा शानदार पूछा है कि 2 स्फीयर्स हैं, ठीक है, एक स्फीयर के सरफेस से दूसरी स्फीयर तक एक ऑब्जेक्ट को पहुंचाना है, तो कितनी स्पीड देनी पड़ेगी। तो इन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट पे ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि जिस स्फीयर से हमने प्रोजेक्ट करना है सर्टेन स्पीड v से, वो v आपको उतनी ही देनी है कि वो उन दोनों के बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट आए, जहां पर उन दोनों की वजह से उस मास पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए, बस वहां तक पहुंचा दो। उसके बाद तो दूसरी बॉडी अपनी फील्ड कर उसको अट्रैक्ट कर ही लेगी। तो ये कॉन्सेप्ट पे भी आपने फोकस करना है। तो ग्रेविटेशन ये हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर, 72% 59% टॉपिक की वेटेज है। ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इट इज ऑल फॉर टॉपिक स्टडी पर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सब कुछ है, फ्लूइड मैकेनिक्स, बर्नौलीज जिसमें विस्कोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए फ्लूइड, सब कुछ डालने के स्ट्रेस प्लेन की कॉन्सेप्ट है। 49 क्वेश्चंस बर्नौली प्लस मोबाइल जिले बोली 22 विस्कोसिटी में 24 क्वेश्चन। तो ये भी एक बड़ा शानदार टॉपिक है, स्पेशली आपने बर्नौलीज पे फोकस करना ही करना है। बर्नौलीज और कंटिन्यूटी पे सवाल आपको आएगा, और एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए फ्लूइड में भी बहुत शानदार सवाल बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चों अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स में
तकरीबन 2.2% वेटेज है पिछले 7 से 8 साल की। इसमें जो मेजर टॉपिक है थर्मल एक्सलेशन, कंडक्शन, लॉ ऑफ कंडक्शन, या वेरियस लॉज में बात करता हूँ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक शानदार टॉपिक है। जहां पर भी न्यूटन का नाम छप गया ना, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, बात मेरी याद है ना। तो न्यूटन हर जगह है फिजिक्स में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूटन भी कर रहा है, ठीक है। तो उसमें ग्राफ से भी पीवी डायग्राम, वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, ठीक है। अब खैर कार्नोट, तो कार्नोट हीट इंजन वगैरह तो सिलेबस से हट चुके हैं, क्योंकि पहले कार्नोट पे 100% सवाल आता था कि एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो आपने अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। तो जिसको नहीं पता, मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जरूर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। राइट, तो सेकंड लॉ पर फर्स्ट लॉ पर सवाल आएंगे, तो इवन 40 क्वेश्चन बनेंगे, 63% इसकी वेटेज है। एडिटिवली में आपका जैसे कहते हैं आरएमएस स्पीड पर सवाल आता ही आता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड करनी है आपने, मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है, फिर मीन फ्री पाथ पे सवाल आता ही आता है, फिर कितना प्रेशर गैस एक्सर्ट करती है, वो छोटे छोटे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक शानदार टॉपिक, उसको मिस नहीं कर सकते आप। राइट, तो ये एडिक्विटी पर आप कर सकते हैं। ऐसे जनरल रेंज में लगाकर बहुत ज्यादा रेट है, 6% से भी ज्यादा। सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं फिर कह रहा हूँ, जितना टॉपिक डिफिकल्ट है आपके आंखों के सामने क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेव्स में से सवाल ना आ सके। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मैंने देखा है कि किस तरह के सवाल है, अगेन स्प्रिंग का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन से आ सकता है, स्प्रिंग पे जरूर फोकस करना आपने। फिर इस चैप्टर में सिंपल पेंडुलम से कम 15 तरह के सवाल बनते हैं, तो सिंपल पेंडुलम का टॉपिक ऐसे चम से करना ही करना है। फिर इसमें बच्चों को टॉपिक डिफिकल्ट लगता है आपका प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एनी डायमीटर ऑफ एसएच, एनी डायमीटर ऑफ सर्कल इज एसएचएम। उस पे सवाल आपको आएंगे कि कब साइन की इक्वेशन से बनता है, कब कॉस की इक्वेशन से बनता है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर इक्वेशंस वाले सवाल आते हैं जिसमें दो इक्वेशंस दी होती हैं, दो पार्टिकल्स एसएचएम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके बीच का लैग गिवन होता है, फेज डिफरेंस गिवन होता है, तो उस पे मैथमेटिकली कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ खास फॉर्मूले पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल cos 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत बार लगता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत बार लगता है, ठीक है, sin थीटा का फॉर्मूला बहुत बार लगता है, cos थीटा का फॉर्मूला बहुत बार लगता है। तो ये 4-5 फॉर्मूला पे फोकस करना है, इसके बगैर आपके इक्वेशन वाले सवाल नहीं हो सकते। आपको पता होना चाहिए कि जब भी पोजीशन टाइम डिपेंडेंट हो, ठीक है, आपको वेलोसिटी पूछे उसका हमेशा उसका डेरिवेटिव लेके आना है। ऐसी एक्सेलरेशन निकालनी है तो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट हो तो अगेन डेरिवेटिव लेना है टी वी बाई डी टी। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत रूल है इस चैप्टर में। राइट, फिर लास्ट में खैर वो टॉपिक शायद अब खत्म कर दिया हुआ है, पहले बहुत सवाल आते थे उस पर, जो डैम्ड एसएचएम था वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर भी सिलेबस को जो अपडेटेड सिलेबस देख लें, शायद इसमें से एक अदर टॉपिक उसमें प्रेजेंट भी हो। राइट, तो एसएचएम एक हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या मेजर जो इस पे सवाल चाहिए मैंने आपको बता दिया। अगर मैं वेव्स की बात करूं, वेव्स में ज्यादातर क्या पूछते हैं, पक्का एक इक्वेशन देते हैं और पूछते हैं कि बताओ ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है या ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। तो इक्वेशन बेस्ड सवाल आते हैं, इक्वेशन दे देते हैं आपको फेज डिफरेंस पूछ लेते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी निकालने को कह देते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको एम्पलीट्यूड पूछ लेते हैं। इस चैप्टर में, इन दोनों चैप्टर्स में एम्पलीट्यूड एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह किया जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालना, हमेशा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से आपने निकालना ही निकालना है, ठीक है। ये बड़ा फेवरेट सवाल है इनका, ठीक है। फिर आपको वेव्स में से अगला फेवरेट सवाल है जो 200% तक गारंटी दे सकता हूँ, पूछना ही पूछना है, स्टैंडिंग वेव्स पर। स्टैंडिंग वेव्स पर भी खास करके पाइप्स पर, ऑर्गन पाइप्स, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप, या स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड। ये 4 केस बनते हैं स्टैंडिंग वेव के, इसमें से सवाल आने ही वाला है। और मैंने देखा जो डॉपलर इफेक्ट पे काफी सवाल पूछ लेते हैं, तो डॉपलर इफेक्ट इज अगेन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, जो जितना डिफिकल्ट उतना चांसेस उसके आने के। तो वेव्स में से इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो ये तो मेरा +1 का एनालिसिस। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, +2 में क्या क्या पिछले 8 से 10 साल में पूछा जा चुका है वो उसकी बात करूंगा। एक मिनट, प्यारे बच्चों +2 की तरफ बढ़ते हैं हम। ध्यान से ये मैं आपको टॉपिक्स भी बता दूंगा, मेजर मुझे और सारा याद है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप जरूर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलर चैप्टर्स इन पे फोकस करना है आपने। देखिए, इलेक्ट्रोफिल्ड्स और कैपेसिटर्स की अगर बात करें तो तकरीबन 5% वेटेज है उससे 8 से 10 साल की, ठीक है। तो इसमें किस किस चैप्टर, किस किस टॉपिक पे जो हाई वेटेज टॉपिक्स इस पे सवाल आए हैं, सर्किट आएगा ही आएगा आपको। सर्किट ज्यादातर वो आएगा जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों इन्वॉल्व है, जिसे बोलते हैं सीआर सर्किट कनेक्टेड विद डीसी बैटरी। राइट, तो सीआर सर्किट और आगे चल के मैं एसी में और डीसी में हमने एक चीज और पढ़ी थी, एलआर सर्किट कनेक्टेड विद डीसी एज वेल एज एसी, मैं आगे बात करूंगा। तो ये आपने करना ही करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे सर्किट आएगा ही आएगा। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या पूछा जा चुका है, आपके पोटेंशियल एनर्जी का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाला सवाल जिसमें पूछा जाता है कि कुछ चार्जेस इन्फिनिटी से लेकर आने हैं और सिस्टम को असेंबल करना है या डिसअसेंबल करना है। वो असेंबलिंग डिसअसेंबलिंग का कॉन्सेप्ट इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। प्रेजेंस ऑफ फील्ड एक डिफिकल्ट है टॉपिक, जिस पे बच्चे को कंफ्यूजन होती है, तो उस पर जरूर फोकस करना है कि प्रेजेंस ऑफ फील्ड पे लेकर आना तो क्या करना है, तो वो पूछा जा चुका है। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके आपका उस तरह के सवाल आते हैं कि कंसेंट्रिक शेल्स हो और किसी एक शेल को अर्थ कर दिया हो, तो बताइए
सर्फेसिस अंदर बाहर सर्फेसिस पर कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, या अर्थ से कितना चार्ज आ जाएगा। तो अर्थिंग वाले सवाल शेल्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने उस पर फोकस करना है, ठीक है। फिर इसमें आपके एसएचएम पे सवाल बन जाते हैं कि चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम अगर स्टेबल है तो क्या एसएचएम है, तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे फोकस करना है। कूलम्स लॉ में आपको उस पे फोकस करना है। पेंडुलम के सवालों पर कि पेंडुलम का मास भी होगा, चार्ज भी होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा भी इन दो पेंडुलम बॉल्स को पानी में डाल दिया तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह के सवालों पर फोकस करना है। फिर आपने इस पे फोकस करना है अलग अलग बॉडीज पर। शेल्स की मैंने बात की, सॉलिड स्फीयर की बात की मैंने, डिस्क पे फोकस करना है, रिंग पे फोकस करना है, इनके सभी फॉर्मूले याद करने हैं। रॉड पे फोकस करना है कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर क्या फॉर्मूले बनते हैं। तो हर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर काफी डिफिकल्ट टॉपिक उसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फ्लक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लक्स पे आपने फोकस करना है, राइट। तो उसके बाद कैपेसिटर में खास करके वो सवाल बनते हैं जिसमें आपको बोला होता है कि कैपेसिटर में एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, ठीक है, तो उसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे से लगा दिया तो चार्ज कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, नया चार्ज निकालना, वो हाईली इंपॉर्टेंट है। कितनी और स्विच वाले सवाल कि अगर यहाँ से स्विच इस कैपेसिटर सिस्टम में कैपेसिटर लगे हैं, स्विच लगा हुआ, स्विच ओपन है तो क्या है, स्विच क्लोज करने के बाद कितना चार्ज कितनी एनर्जी परसेंटेज के फॉर्म में रिजल्ट चलेगी। तो या उसके अंदर जब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक के बहुत बार क्वेश्चन आए हैं तो उन पे आपने फोकस करना ही कर रहा है। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा वेटेज इन पूरी +2 में, तो +2 में अगर जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूं तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स प्लस क्वांटम फिजिक्स देखिए 19%। अगर आप ऑप्टिक्स और क्वांटम फिजिक्स 19% लगा रहे हैं ना, केवल आप एनसीईआरटी अगर ढंग से पढ़ गए, मैं आगे और बताऊंगा और कैसे करना है वो आपके 19% मीन्स आपके कम से कम भी मान लीजिए 5 क्वेश्चन इस पूरे 2 यूनिट्स में बनेंगे। 5 बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, करने कितने हमने 25 करने, तो 25 में से 5 अगर आपको इतनी मिल रहा है कितनी बड़ी बात है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स तो हाई वेटेज टॉपिक है 5%। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो लॉजिक गेट्स का सवाल आना ही आना है, ठीक है। आपका डायोड्स का फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग पे न्यूमेरिकल आना ही आता है, उस तरह के हम सवाल करने हैं। कम्युनिकेशन भी आपने मिस नहीं करना, 3% इसमें से भी है, इसमें से सवाल आता ही आता है। आपका टीवी ट्रांसमिशन का सवाल आता है, एनसीईआरटी में गिवन भी है, ठीक है। मॉड्यूलेशन पे न्यूमेरिकल आता है, एनसीईआरटी पे गिवन। ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और ऑप्टिक्स पर क्वांटम फिजिक्स पे अगर केवल एनसीईआरटी पे फोकस कर लो तो आप काफी हद तक सवाल लगा पाओगे। अगर मैं ईएमआई और एसी की बात करूं तो ये भी हाई वेटेज टॉपिक है। मैग्नेटिज्म हम तकरीबन 3%, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है, ये तो आपको सारा करना ही पड़ेगा। ईएमआई एसी में से भी आप कुछ नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो एसी में स्पेशली रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन आता ही आता है। एलसीआर सीरीज सर्किट आपने डिटेल में करना ही करना है, और एक एलसी ऑसिलेशंस पे भी काफी फोकस करना है उसमें, ठीक है, उसमें भी सवाल आए हुए हैं। तो ये प्यारे बच्चों, अब मैं बात करता हूँ कि आपको किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए फॉर जेईई मेन 2024 के लिए। एक तो एनसीईआरटी घोट कर पी लो, याद रखना। उसके बाद एचसी वर्मा के एग्जाम्पल से शुरू करके और उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कुछ कुछ लगाने हैं। ये दो किताबें करने के बाद, राइट, आप उसके बाद एक और ब्रह्मास्त्र में दे रहा हूं, जेईई मेन के पुराने पेपर करने हैं 2016-17 से शुरू कर देने। जेईई मेन के पुराने पेपर 2016-17 से, और इन एडिशन अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर हर सब्जेक्ट में 275 के पार चला जाए, तो साथ में उन बच्चों के लिए जो 275 से पार नंबर लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए मेरी सजेशन है कि आप जेडब्ल्यू एडवांस के भी 2016-17 से पुराने पेपर सोल्व करना शुरू करो। सारे के सारे मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके नंबर 275 से ज्यादा ही आएंगे, और आप मुझे याद करेंगे कि हाँ, एक प्रोफेसर था जिसने एक ब्रह्मास्त्र दिया था। तो मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। यू स्टार्ट इन प्रिपरेशन फ्रॉम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन फ्री घोट के बिलो। उसके बाद एचसी वर्मा एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज जितनी हो सके लगाओ उसको, राइट। उसके बाद आप उसको सप्लीमेंट कीजिए जेडब्ल्यू मेन के पुराने 7 से 8 साल के सवाल क्वेश्चंस 2016-17 से, और उसके बाद जेडब्ल्यू एडवांस के भी 2016-17 से क्वेश्चन आपने लगाने शुरू करने हैं। हर सब्जेक्ट के आपके 275 के पार नंबर जाएंगे ही जाएंगे। चलिए अब आगे मैं राज से शुरू करता हूँ केमिस्ट्री और मैथ्स का भी। एक मिनट प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री की तरफ देखो, फटाफट से सुन लीजिए क्या है केमिस्ट्री। वो कॉन्सेप्ट यदि केमिस्ट्री बात करो, फिर मैं बता रहा हूँ ओवरऑल सबसे ज्यादा वेटेज किन हुए। तो अगर देखो वो कॉन्सेप्ट बड़ा हाई वेटेज का चैप्टर है, 6% इसमें ओवरऑल पिछले तकरीबन 10 सालों में पूछे जा चुके हैं। तो वो उस पर फोकस करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे तकरीबन 5% है। सॉल्यूशंस प्लस क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज में पिछले तकरीबन 10 सालों में 4.5% से होगा। मेटालिक स्ट्रक्चर में 3.5%, केमिकल कार्य तकरीबन 3.5% है। सरफेस केमिस्ट्री में 3.2%, आईई इक्विलिब्रियम में लगेगा 2.3%, थर्मोडायनामिक्स में 2.3%, केमिकल इक्विलिब्रियम में 2.3%, सॉल्यूट्स में 2.1%, स्टोइचियोमेट्री में तकरीबन 1.3%। इस तरह से बहुत जो वेरी हाई वेटेड चैप्टर्स है वो आपकी जीओसी है, ठीक है, इंक्लूडिंग आइसोबाइजो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज,
केमिकल बॉन्डिंग, थर्मो रिडॉक्स टेस्ट, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया 6-10 सालों में सबसे ज्यादा नई वेटेज है। तो दीज आर दी चैप्टर्स यू मस्ट लुक फॉर, इन पे पूरे डिटेल एनालिसिस कीजिए और अपने केमिस्ट्री वाले टीचर्स का सिर खाइए। मेरा नहीं, क्योंकि मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ये मेरा एक एनालिसिस था केमिस्ट्री के लिए। अब फटाफट से आपका मैथ्स की भी मैं एनालिसिस करता हूँ। हाँ, मैं ये सजेशन देना चाहूंगा, बाकी आपके केमिस्ट्री के टीचर बेटर बता पाएंगे, लेकिन मेरा यही सजेशन है, आप पुराने पेपर जरूर कीजिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, वही पिछले तकरीबन 7 से 8 साल के जेईई मेन के और इवन जेडब्ल्यू एडवांस के भी केमिस्ट्री प्लस मैथ के भी आपको करने ही करने हैं, अगर आप अपनी स्कोरिंग 275 से पार लेना चाहते हैं। मैथ्स के लिए मैं बताता हूँ अभी। तो प्यारे बच्चों, मैथ्स के जो वेरी हाई वेटेड चैप्टर्स है पिछले तकरीबन 10 साल के, वो है यू मस्ट फोकस ऑन डिफरेंशिएशन, indefinite plus definite integration, vector plus 3D, determinants, matrices, sequence series, and binomial theorem। तो ये सबसे ज्यादा नई वेटेड चैप्टर है और इनको मैं स्ट्रक्चर अभी हम बता देता हूँ। पिछले तकरीबन 10 सालों में अगर रात से फोकस कीजिए, डिटर्मिनेंट्स से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। इजी टॉपिक है 7.5%, रीडिंग है भी तकरीबन 7.5%, सेट्स रिलेशन फंक्शन 6%, सीक्वेंस सीरीज 6%, कोनिक सेक्शन तकरीबन 6%, डेफिनेट इंटीग्रल 5.5%, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तकरीबन 5.5%, बाइनोमियल 5%, वेक्टर्स तकरीबन 5%, डायमेंशनल क्वेश्चन तकरीबन 4%। अगर सभी को बना दे तो 60% से ज्यादा सवाल पिछले 10 सालों में ये जो है कहीं से पूछे गए हैं। तो आपको इस हिसाब से फोकस करना है। ये बड़ा एक शानदार एनालिसिस है और आप जरूर पुराने पेपर जेडब्ल्यू मेन के और एडवांस के पिछले तकरीबन 7 से 8 साल के करना शुरू कर दीजिए। गारंटेड है 275 मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे, 275 प्लस नंबर आपके डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस सारे स्टूडेंट्स का बहुत बढ़िया लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में आग लगा दीजिए। और अपने वर्ड ऑफ माउथ से मेरा नाम प्रोफेसर वरुण शुक्ला, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, हर लेवल की फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ। मैं आपको बोर्ड से लेकर जेईई मेन से लेकर एडवांस से लेकर बिट्स प्लानिंग से लेकर नीट से लेकर कोई भी आप हिंदुस्तान का टेस्ट की बात करें, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ। मैंने ओवरऑल सारा एनालिसिस दे दिया है, तो आप मेरा ये काम जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल फैलाइए। जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। अगली वीडियो में एक शानदार लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।